Welcome students. This is a lecture series on Indian Partnership Act 1932. Today we are discussing one and other important topic of Partnership Act, that is what are the right and duties of the partners. इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म का क्रिएशन कैसे होगा, उसका एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं और टाइप्स ऑफ पार्टनर को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के रिलेशन एक दूसरे के टूवर्ड, एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के टूवर्ड्स या फर्म के टूवर्ड्स क्या राइट एंड ड्यूटीज़ हैं, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। When we talk about the relation of a partners to one another and the right and duties of the partner, it deals with chapter 2 of the act from section 9 to 17 ऑनवर्ड्स। जो रिलेशन ऑफ पार्टीज़ है टू वन अनदर पार्टनर्स का, और जो म्यूचुअल रिलेशन की हम बात करेंगे, राइट एंड ड्यूटीज़ की बात करेंगे, ये हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में चैप्टर 2 में है, सेक्शन 9 to 17 को लेकर है। ठीक है, जब हम रिलेशन ऑफ पार्टीज टू वन अनदर की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, राइट एंड ड्यूटीज़ के पहले हमें समझना होगा कि ये म्यूचुअल रिलेशन है, जो म्यूचुअल एजेंसी है वो कैसे इस्टेब्लिश होगी। तो ये बेसिकली वर्क करती है, देयर आर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल, दो राइट एंड ड्यूटीज़ को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं और किस बेस पे, किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे ये कार्य करेगा, इसके लिए दो आधारभूत सिद्धांत हमारे पास हैं। पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है कि जो पार्टनर्स को एक फ्रीडम देगा टू सेटल देयर म्यूचुअल राइट एंड डिस्प्यूट बाय देयर ओन वॉलेंटरली एग्रीमेंट। इट मीन्स कि पार्टनर्स को एग्रीमेंट, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सेक्शन 4 में पढ़ा था, पार्टनरशिप की डेफिनेशन में पढ़ा था, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ अ टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू कैरी ऑन अ बिजनेस। जहाँ पे एग्रीमेंट हो रहा है और उस एग्रीमेंट में उनको फ्रीडम दी गई है, उस पार्टनर को फ्रीडम दी गई है, वो वॉलेंटरली अपना इच्छा अनुसार जैसा चाहे एक दूसरे के टूवर्ड्स राइट एंड ड्यूटीज़ को वो इम्पोज करा सकते हैं। ठीक, अगर ये लिमिटेशन, यहाँ पे लिमिटेशन नहीं रखी गई है, उनकी इच्छा पे, फ्रीडम पे, लिबर्टी पे है, वो एज पर देयर चॉइस वो कर सकते हैं, कुछ राइट एंड ड्यूटीज को फिक्स कर सकते हैं। दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल आता है कि एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना है, एक कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिश करना है, तो वहाँ पे एक ड्यूटी इंपोज होनी होगी पार्टनर्स के ऊपर कि वो एक पार्टनर्स कैसे काम करेंगे, कॉमन एडवांटेज में काम करेंगे। कॉमन एडवांटेज में अगर क्या करेंगे, कॉमन एडवांटेज मतलब क्या है कि वो इंडिविजुअली अपने प्रॉफिट के लिए, अपने पर्सनल गेन के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, वो कलेक्टिवली पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट के लिए, अदर पार्टनर्स के वर्क के लिए सभी पार्टनर कैसे करेंगे, कॉमन एडवांटेज में काम करेंगे। तभी वहां पे एक म्यूचुअल रिलेशन, जो पार्टनर्स का रिलेशन है, म्यूचुअल एजेंसी है एक दूसरे के साथ, जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है वो तभी एस्टैब्लिश हो पाएगी। तो देयर आर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल। फर्स्ट इज द पार्टनर्स आर फ्री वॉलेंटरली टू मेक देयर राइट एंड म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज इन द एग्रीमेंट, and second one is to create a mutual trust and a confidence by the way of imposing a duty of common advantages to carry on a business in a common advantages। ठीक, तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल हम बात करते हैं, जो फ्रीडम दे रहा है, लिबर्टी दे रहा है पार्टनर्स को टू क्रिएट वॉलेंटरली राइट एंड म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज टू ईच अदर, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 11 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। And section 11 tells that the determination of right and duties of partner by the contract between the partners. It means जो अधिकार हैं, जो दायित्व हैं पार्टनर्स के, उनका निर्धारण कैसे हो सकता है, उनका निर्धारण पार्टनर्स के द्वारा अपने बीच में, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जो संविदा की गई है, उनके द्वारा वो निर्धारित कर सकते हैं। क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इट मीन्स कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ राइट एंड ड्यूटीज देंगे। इट मीन्स सच राइट विच इज गिवन अंडर द एक्ट, द नेचर ऑफ दैट राइट एंड ड्यूटीज विल बी द कंपल्सरी। वो कंपल्सरी होगा, कंपल्सरी है। इट मीन्स कि अगर पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट में, अपने वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ राइट एंड ड्यूटीज मेंशन की हैं वॉलेंटरली, वो तो होंगे, साथ ही साथ ये पार्टनरशिप एक्ट में जो लिखा है वो भी राइट एंड ड्यूटीज इन जनरल, इन कॉमन, मैंडेटरी और कंपल्सरी नेचर में है, वो भी पार्टनर्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, अगर हम इन पार्टनरशिप एक्ट में जो राइट एंड ड्यूटीज दी हैं उनको अगर साइड कर देते हैं, तब द म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर ऑफ अ फर्म मे बी डिटरमाइंड
अगर इस एक्ट के अलावा हम कहें राइट एंड ड्यूटीज़ का निर्धारण कैसे होगा, वो निर्धारण, वो डिटर्मिनेशन हो सकता है बाय द पार्टनर्स इन ऑर्डर बाय द मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दैम। वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा भी एक दूसरे के टूवर्ड्स राइट एंड ड्यूटीज़ को मेंशन कर सकते हैं। और ये मेंशन करना, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइडली भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो जो राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर है, अगर उसके डिटर्मिनेशन की हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमारे पास निकल कर आता है कि कुछ राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर हैं जो रिलेटिंग टू ईच अदर है। म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज़ की हम जब बात कर रहे हैं, वो कुछ हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन है ऑलरेडी। ठीक, और कुछ लिबर्टी दी गई है पार्टनर्स को, वो बाय द वे ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट के थ्रू अपने आप में ही वॉलंटरली क्रिएट कर सकते हैं। ये अथॉरिटी, ये डिटर्मिनेशन हमें मिलता है सेक्शन 11 से। नाउ वी आर डिस्कसिंग कि कौन से राइट, कौन सी ड्यूटीज़ हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनर्स के लिए प्रोवाइड की गई। अब एक एक करके हम उन ड्यूटीज़ को, उन राइट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। द ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, देयर आर वेरियस ड्यूटीज़ जो ड्यूटी दी गई हैं। जनरल ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स की हम बात करेंगे। द सेक्शन 9, जो सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट है हमारा कि ड्यूटीज़ रिगार्डिंग द जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स को लेकर, और सेक्शन 9 प्रोवाइड कराता है द पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन अ बिजनेस ऑफ द फर्म। वो बाउंड है, उनके ऊपर दायित्व है कि वो जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है, व्यापार है, उसको कैसे वर्क करेंगे, टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेजेस। पॉइंट टू बी नोटेड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, वो कैसे वर्क करेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में। ठीक, द नेक्स्ट वन इज टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। कैसे वर्क करेंगे, एक फ्यूडिशरी रिलेशनशिप, विश्वास का संबंध कब होगा, जब उन लोगों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में एक ट्रस्ट होगा, फेयरनेस के वर्क करेंगे, एक दूसरे के प्रति फेथफुल होंगे, फ्रॉड नहीं होगा, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। इट मीन्स कि जनरल ड्यूटी है कि एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के टूवर्ड्स या उस पार्टनरशिप फर्म में कैसे वर्क करना है, एक कॉमन एडवांटेजेस में काम करना है। अभी हम कॉमन एडवांटेजेस को बाय द केस लॉ डिस्कस करेंगे। कॉमन एडवांटेज का मतलब क्या है? कॉमन एडवांटेज मतलब कि आप पर्सनल गेन या पर्सनल प्रॉफिट नहीं करना चाहते हो, पार्टनरशिप कम कलेक्टिवली सभी का उसमें प्रॉफिट हो, फर्म का प्रॉफिट हो, आप ऐसा वर्क करोगे। ठीक है, जस्ट करोगे, फेयर वर्क करोगे, फेथफुल ईच अदर करोगे। इसी सेक्शन 9 में एक और ड्यूटी इंपोज करता है, ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स। ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स मतलब एक पार्टनरशिप में बहुत सारा अकाउंट्स बुक हैं, ठीक है, लेखा जोखा है, उनका डिटेल रखना, ठीक है, रिगार्डिंग द बिजनेस कोई डिटेल है, पार्टनरशिप फर्म में कोई जिससे वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कब कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, उसके रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, ठीक है, डिटेल्स ऑफ द पार्टनर, इन सब की बुक्स अकाउंट को रखने की ड्यूटी किसकी है? ये सब ड्यूटी पार्टनर्स की होती है। तो इट मीन्स कि सेक्शन 9 में हमें जनरल ड्यूटी में 3 ड्यूटीज दिख जाती हैं कि पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म इन 3 वेज। वो 3 तरीके से पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कैरी ऑन करेंगे। कैसे करेंगे? एक ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में करेंगे, दूसरा जस्ट फेथफुल एंड ईच अदर होंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास का संबंध होगा, एक दूसरे के प्रति फेथफुल होकर वर्क करेंगे, तीसरा है कि रेंडर ट्रू अकाउंट्स और फुल इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द फर्म बिजनेस और कोई अकाउंट्स बुक है, सीक्रेट बुक्स हैं, उन सबका अकाउंट्स वही लेखा जिसे कहेंगे, तो सबकी अकाउंट्स बना के, डिटेल बना के अपने पास रखेंगे जब भी डिमांड किया जाए, ताकि वो उसको रिप्रेजेंट कर सके। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कॉमन एडवांटेज की बात की जा रही है, कॉमन एडवांटेज को हम केस लॉ के थ्रू समझेंगे। देयर इज अ केस ऑन कॉमन एडवांटेज नोन एज बेंटले वर्सेस Craven. The case is Bentley versus Craven on the term common advantage, and this case also known as sugar cane केस। इसे सुगर केन केस भी कहते हैं। ये इलस्ट्रेशन है किस पे? इस केस में क्या इलस्ट्रेशन दिया गया? किसका इलस्ट्रेशन दिया गया? ड्यूटी टू अटेन द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेजेस। कॉमन एडवांटेजेस को बता के, कॉमन एडवांटेज मतलब होता क्या है, ठीक है। तो इस केस में हुआ क्या? देयर इज अ पार्टनर इन अ फर्म ऑफ सुगर रिफाइनरीज हु हैड ग्रेट स्किल इन बाइंग अ सुगर एट द राइट टाइम, ठीक, वॉज इंटरेस्टेड टू बाय सुगर फॉर द फर्म. He supplied sugar from his personal stock, which he had brought earlier when the prices were very low, and he charged the prevailing market price and thus made a considerable profit. When regarding this information, this fact, the other co-partner discovered this fact, and they brought an action for an account of the
प्रॉफिट, उन्होंने इसके लिए प्रॉफिट के कि जो प्रॉफिट हुआ उसका अकाउंट मांगा, और यहाँ पे फाइंड आउट किया गया कि उसने क्या किया, पर्सनल स्टॉक में पर्सनल रखा, उसको पर्सनली प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे इस केस में हेल्ड हुआ कि जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म वाज हेल्ड एंटाइटल्ड टू दैट प्रॉफिट। उस प्रॉफिट के लिए कौन एंटाइटल्ड है, पार्टनरशिप फर्म एंटाइटल्ड है। बेसिकली इस केस में होता क्या है कि एक पार्टनर होता है जिसको ऑथराइज किया जाता है एक रिफाइनरी शुगर में, उसको शुगर को बाइंग और सेलिंग बाय करना होता है फॉर द फर्म एट द गिवन टाइम। ठीक है, जब मार्केट प्राइस लो होता है तो पार्टनर क्या करता है, अपने पर्सनल प्रॉफिट गेन करने के लिए पर्सनल स्टॉक में उस शुगर को स्टोर कर लेता है, और जब पार्टनरशिप फर्म को उसकी ज़रूरत होती है शुगर की, तो वो मार्केट प्राइस में हाई प्राइस में उसको सेल आउट कर देता है, पार्टनरशिप फर्म को ही कर देता है। इट मीन जो कंसिडरेबल प्रॉफिट होता है वो पार्टनर को मिल जाता है। और लेकिन जब सेक्शन 9 हमारा क्या कहता है, कॉमन एडवांटेज में वर्क करेगा। कोई पार्टनर कर रहा है वर्क, कैसे कर रहा है, कॉमन एडवांटेज में, मतलब कि सबके लिए वर्क करेगा, अपना पर्सनल गेन करने के लिए नहीं करेगा। तो जब अदर को पार्टनर्स को पता चलता है कि उसने जो प्रॉफिट हुआ वो अपना उसका पर्सनली प्रॉफिट गेन कर रहा है पार्टनरशिप फर्म के नाम पर, तो क्या कहा कि इसमें हेल्ड केस में हेल्ड हुआ कि फर्म वॉज हेल्ड एंटाइटल्ड टू दैट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट उसे शुगर से उस प्रॉफिट कंसिडरेबल प्रॉफिट उस पार्टनर को मिल रहा है, पर्टिकुलर पार्टनर को मिल रहा है, वो उसके लिए कौन एंटाइटल्ड है, उसके लिए पार्टनरशिप फर्म एंटाइटल्ड है। ठीक है, देयर इज अनदर केस ऑन कॉमन एडवांटेज नोन एज डनी, DUNNE, डनी वर्सेस इंग्लिश। देयर इज अ केस ऑफ डनी वर्सेस इंग्लिश। दिस केस आल्सो नोन एज माइंस केस के नाम से भी कहते हैं। तो इस केस में हुआ क्या था कि एक पार्टनर था, उसको ऑथराइज किया गया कि वो सेल करेगा जॉइंट प्रॉपर्टी को, एक अमाउंट बता दिया कि उस अमाउंट में वो पर्टिकुलर अमाउंट में उसको सोल्ड करने के लिए उसे ऑथराइज किया गया। ठीक है, कंपनी को उस पार्टनर ने क्या किया, अपनी पर्सनल नॉलेज और स्किल से क्या किया, उस अमाउंट से ज़्यादा में भी सेल कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ फॉर मच हायर प्राइस एंड कैंसिल द एक्सेस प्राइस, ही वॉज हेल्ड बाउंड टू शेयर इट विद को पार्टनर्स। उसने जो अमाउंट फिक्स किया था उसके अलावा उससे ज़्यादा में कर दिया। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो एक फिक्स किया गया था, उस एक्स्ट्रा अमाउंट से ज़्यादा जो प्रॉफिट उस पर्टिकुलर पार्टनर को जो प्राप्त हुआ, कहा गया वो पर्टिकुलर उसको कॉमन एडवांटेज में उसने वर्क नहीं किया, उसने पर्सनल गेन किया। उस जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ, जो एक्स्ट्रा क्रिएशन के द्वारा एक्सेस प्राइस उसने गेन किया बाय द सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, उसके लिए लायबल कौन है, उसके वो बाउंड है कि वो शेयर करे उस प्रॉफिट को किसके साथ, अदर को पार्टनर्स के साथ। मतलब कि कोई भी पार्टनर वर्क कर रहा है अगर पार्टनरशिप फर्म में, और जो प्रॉफिट गेन कर रहा है वो सभी के लिए होगा, पार्टनरशिप फर्म के लिए होगा, कॉमन एडवांटेजेस में होगा, ना कि वो पर्सनली गेन करेगा, ना ही पर्सनल उसका प्रॉफिट अर्न करेगा। तो सेक्शन 9 में हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती है। एक जनरल ड्यूटी देता है पार्टनर को कि पार्टनर कैसे वर्क करेंगे, इन कॉमन एडवांटेजेस में काम करेंगे, ठीक है, फेथफुल होकर काम करेंगे टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ विश्वास के संबंध में काम करेंगे, और अकाउंट्स का जो सीक्रेट बुक्स हैं, डिटेल्स हैं, उन सबका भी अपने पास डिटेल में सिक्योर करके रखेंगे। जब भी रिप्रेजेंट मांगा जाएगा उसको वो इन डिटेल में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, the next duty is duty to indemnify for loss caused by the fraud. ड्यूटी टू इंडेमनीफाई, क्षतिपूर्ति करना, ठीक है, फॉर लॉस कॉज बाय द फ्रॉड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई, हर पार्टनर क्या करेगा, क्षतिपूर्ति देगा, इंडेमनीफाई करेगा। इंडेमनीफाई मतलब क्या, कोई भी लॉस हुआ किसको, द फर्म को क्षतिपूर्ति करेगा, फॉर एनी लॉसेस, अगर कोई भी क्षति हुई है पार्टनरशिप फर्म को, कैसे, कॉज इट बाय हिज फ्रॉड, अगर उसने कोई ऐसा काम किया है, कोई कपट किया है, कोई वर्क किया है, कोई फ्रॉड किया है, इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, फर्म के बिजनेस में अगर किसी पार्टनर ने कोई ऐसा एक्ट किया, कोई फ्रॉड किया जिससे फर्म की प्रॉपर्टी को, फर्म को, अदर पार्टनर को लॉस हो रहा है, तो उसके लिए कंपनसेट, अगर हम क्षतिपूर्ति को बोले, सब क्षतिपूर्ति मतलब क्या, इंडेमनीफाई मतलब क्या, क्षतिपूर्ति देना मतलब कंपनसेट करना तो अदर फर्म या अदर पार्टनर्स को। लेट सपोज देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ ए, बी एंड सी, ठीक है, ए कोई वर्क करता है बाय द फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, कोई भी एक्ट कर रहा है किसमें, ड्यूरिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म, जिसकी वजह से फर्म को और अदर पार्टनर्स को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को कंपनसेट करने की ड्यूटी किसकी हो जाएगी, जिस पार्टनर ने ऐसा कोई एक्ट किया है। यही सेक्शन 3 बता रहा है, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई, सॉरी सेक्शन 10 बता रहा है, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज बाय द फ्रॉड। ठीक, देन अनदर ड्यूटी इज फॉर, ड्यूटी क्या बताता है, ड्यूटी टू अटेंड
ड्यू डिलीजेंस। क्या है ड्यूटी टू ड्यू डिलीजेंस? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर, हर पार्टनर का जो कर्तव्य है, ये दायित्व है क्या, कि ही मस्ट कंडक्ट द बिजनेस, वो बिजनेस को कार्य करेगा, बिजनेस का व्यापार करेगा ऑफ द फर्म का, इन सच अ मैनर, किस तरीके से करेगा, विच इज मोस्ट बेनिफिशियल टू द फर्म, ड्यू डिलीजेंस विद द केयर एंड कॉशन के साथ। ऐसे नहीं कि एकदम लाइटली करे, ठीक है, विद केयर, सावधानी पूर्वक करेगा, और इस पर्पस, इस ऑब्जेक्ट से करेगा कि वो बेनिफिशियल हो, किसके लिए, फर्म के लिए बेनिफिशियल हो, फर्म के लिए डेवलपमेंट के लिए, फर्म के विकास के लिए आवश्यक हो। तो हर पार्टनर की ये ड्यूटी है, ये लाइबिलिटी है उसके ऊपर कि वो विद केयर एंड कॉशन उस पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को कैरी ऑन करे। इस को डिफाइन किया गया सेक्शन 12 क्लॉज बी में। जब हम बात करते हैं ड्यूटी ऑफ अ ड्यू डिलीजेंस और सेक्शन 12 क्लॉज बी, इट इज रीड विद सेक्शन 12 क्लॉज बी रीड विद सेक्शन 13 क्लॉज एफ ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। ठीक, इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट दिस ड्यूटी, कौन से ऑर्डर ड्यूटी को सप्लीमेंट करने के लिए, ड्यूटी ऑफ ड्यू डिलीजेंस को सप्लीमेंट करने के लिए। जो सेक्शन 13F है, जो सेक्शन 13F क्या बताता है, अ पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय हिज विलफुल नेग्लेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है, तो कोई पार्टनर अगर ड्यू डिलीजेंस में वर्क नहीं किया और फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया, तो क्या करेगा, उस लॉस को, उस नेग्लेक्ट बाय द विलफुल किया या नेग्लेक्ट किया है, ठीक, उस बिजनेस करने में, तो उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा फर्म को। जबकि सेक्शन 10 में इंडेमनीफाई किसका था, एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई इन सेक्शन 10 द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट। वहाँ फ्रॉड की बात की गई थी, और यहाँ पे ड्यू डिलीजेंस की बात की गई है। अगर सेक्शन 12 क्लॉज बी और 13F को एक साथ पढ़ते हैं तो ये ड्यूटी है पार्टनर की कि वो कैसे कार्य करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस को कैसे कार्य करेंगे, विद ड्यू केयर एंड कॉशन, सावधानी पूर्वक करेंगे। किसको, बिजनेस को, फर्म का जो बिजनेस है उसको करने में, उसको कंडक्ट करने में, उसके संचालन में कैसा होगा, उन्हें सावधानी बरतनी होगी। जैसे एक जनरल प्रूडेंस का व्यक्ति करता है, नेग्लिजेंटली, रफली वर्क नहीं करेंगे, विलफुल नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा वर्क किया किसी पार्टनर ने, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, 13 क्लॉज एफ के अकॉर्डिंग ड्यूटी है टू इंडेमनीफाई द फर्म फॉर द लॉसेस, को कंपनसेट करे फर्म को जो भी उसके नेग्लिजेंट एक्ट, विलफुल जो नेग्लिजेंट एक्ट किया है, कंडक्ट किया है, और जो लॉस हुआ है फर्म को, उसको वो कंपनसेट करे। इज इट क्लियर? ठीक। नाउ देयर इज अनदर ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर, ड्यूटी टू यूज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म प्रॉपरली। ये ड्यूटी है पार्टनर की कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है, इसको हम रीड विद करेंगे सेक्शन 15 और सेक्शन 14 बताता है कि पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी क्या आगे, पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है गुडविल हो गया, या पार्टनरशिप फर्म से जो अर्निंग हुई है उससे कोई प्रॉपर्टी परचेज करी गई है, मनी से कोई फर्म परचेज किया गया है। ठीक है, अगर उसका क्या हो रहा है, उसको यूज़ कैसे करना है, उसको सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया गया, अगर पार्टनर्स ने मेंशन किया गया तो वो उसके अकॉर्डिंग, व्हेन द पार्टनर्स द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी हेल्ड एंड यूज्ड बाय द पार्टनर एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। मतलब जैसा कि सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि फर्म की प्रॉपर्टी है, मनी है, उससे क्या क्या चीज़ें होनी है फॉर द बिजनेस जो कंडक्ट कर रहे हैं उसके लिए, तो जैसा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन लिखा है उसके अकॉर्डिंग, अगर नहीं है तो उस फर्म का प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि गुडविल हो गया और जो प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है, उनको कैसे करना होगा, उसको विद ड्यू डिलीजेंस यूज करना होगा। जैसे बात की गई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया गया, बता दिया गया है कि फर्म की प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करना, अगर तो वो अप्लीकेबल होगा। बिटवीन द पार्टनर्स द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी हेल्ड एंड यूज बाय द पार्टनर एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। उसको कैसे यूज़ करेंगे, उस प्रॉपर्टी को किसके लिए यूज़ करेंगे, फर्म के बिजनेस के लिए ही यूज़ किया जाएगा। देयर इज अनदर ड्यूटी, सेक्शन 16 क्लॉज ए क्या बताता है, सेक्शन 16 क्लॉज ए बताता है ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट। ड्यूटी टू अकाउंट ऑफ पर्सनल प्रॉफिट मतलब क्या हुआ, इफ अ पार्टनर ड्राइव एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, अगर किसी पार्टनर को ड्राइव हुआ, उत्सर्जित हुआ कोई लाभ उसके लिए, खुद को उसको मिला है, फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, फर्म के किसी भी ट्रांजेक्शन से अगर उसको इंडिविजुअली पर्सनली कोई प्रॉफिट हुआ है, और फ्रॉम द यूज ऑफ प्रॉपर्टी और अ बिजनेस
फर्म की प्रॉपर्टी को से उसे कोई पर्सनली गेन हुआ है, कोई प्रॉफिट हुआ है। कनेक्शन ऑफ द फर्म, जिसका कनेक्शन है, जिसका रिलेशन किसके साथ है, फर्म के साथ है, फर्म की एक्टिविटी के साथ है। और फर्म नेम से हुआ है कि गुडविल की फर्म की नेम क्या है, गुडविल क्या है, वो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है। तो अगर उन सब से अगर उसे कोई गेन होता है, कोई प्रॉफिट होता है, ड्राइव करता है कोई पार्टनर, तो ही शैल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी से कोई उसे पर्सनल प्रॉफिट हुआ, पर्सनल गेन हुआ है किसी पार्टनर को, तो उसकी जानकारी, उसका अकाउंट, उस प्रॉफिट का अकाउंट उसे देना पड़ेगा कहाँ पे, पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप फर्म में उसे पे ऑफ करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कि पर्सनली गेन करके बैठ गया, चुप बैठ गया कि वो बताया ना, इन्फॉर्म ही ना करे। इट मीन्स कि वो क्या कर रहा है, वो फ्रॉड कर रहा है टू द फर्म, फ्रॉड कर रहा है, फ्रॉड कमिट कर रहा है विद द अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो ड्यूटी इंपोज कर दी गई है कि आप पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को किस लिए यूज करोगे, जैसा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया कि फर्म की प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ यूज करेंगे, इस पर्पस के लिए यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी को परचेज यूज करेंगे, तो वो अप्लीकेबल होगा। इन जनरल क्या होगा जो बताया गया, वो बताया गया कि पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को आप पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के लिए ही यूज कर सकते हो। ठीक, अगर उस बिजनेस से, उस गुडविल से, पार्टनरशिप फर्म के नाम से अगर किसी पार्टनर को लाभ हो रहा है, पर्सनल गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पार्टनर टू रेंडर, टू इन्फॉर्म अबाउट दिस द प्रॉफिट टू द पार्टनरशिप फर्म। उस पार्टनरशिप फर्म को इन्फॉर्म करे इसके रिगार्डिंग। ठीक है, इसी में सेक्शन 16 क्लॉज बी भी है, स्लाइड में मेंशन नहीं किया है, बट एक और सेक्शन है, सेक्शन 16 क्लॉज बी। सेक्शन 16 क्लॉज बी बात करता है ड्यूटी नॉट टू compete, इट इज़ अ ड्यूटी नॉट टू कॉम्पिटिशन, नॉट टू compete, प्रतिस्पर्धा की। इफ़ अ पार्टनर कैरी ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, अगर कोई पार्टनर क्या कर रहा है, सेम नेचर ऑफ बिजनेस का कैरी ऑन वर्क कर रहा है जैसा कि पार्टनरशिप फर्म का है, एंड कंपीटिंग विद दैट, अगर उसके साथ क्या कर रहा है, कंपीट कर रहा है ऑफ द फर्म, ही सेल अकाउंट्स फॉर एंड पे टू द फर्म ऑल प्रॉफिट मेड बाय हिम इन दैट बिजनेस। अगर जिस नेचर का बिजनेस है, उसी नेचर का कोई पार्टनर इंडिविजुअल कोई और भी बिजनेस कर रहा है, अगर उससे कोई प्रॉफिट गेन हो रहा है, उसका भी अकाउंट टू अकाउंट देना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म में देना पड़ेगा। तो दीज आर द सम सेक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स टू ईच अदर। म्यूचुअल है कि एक दूसरे के प्रति कैसे वर्क करेंगे, कॉमन एडवांटेज में कम कर रहे हैं, फर्म की प्रॉपर्टी को फर्म के लिए ही यूज़ करेंगे, फर्म के बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे। और इन टोटल कहीं भी से किसी को भी पार्टनर को अगर पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, पर्सनल गेन, उसकी सभी जानकारियां पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ेगा। ठीक, ये हो गई सब ड्यूटीज़। व्हेन वी टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के हम राइट्स की हम बात करते हैं, दीज आर सम राइट्स ऑफ पार्टनर। फर्स्ट राइट इज राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट द बिजनेस, सेक्शन 12 ए। सेक्शन 12 बताता है राइट टू टेक पार्ट इन अ कंडक्ट अ बिजनेस, राइट टू पार्टिसिपेशन। ठीक, हम लोगों ने क्या देखा था सेक्शन 4 में ही, जब डेफिनेशन हम लोगों ने कंपोजिशन, क्योंकि सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन समझ में आ गई, इट मीन्स ये पार्टनरशिप का बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स है उसके वो इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे क्या कर रहे थे, वहाँ पे पार्टनर्स का एक पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर और सभी कार्य कर रहे थे, मतलब दो, वहाँ पे जो म्यूचुअल एजेंसी की बात की गई थी, सभी पार्टनर को वहाँ पे पार्टिसिपेट होने का राइट दिया गया था। तो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 क्लॉज ऑफ द इंडियन, यहाँ पे लिखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सॉरी फॉर दैट, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं होगा, ये होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होगा। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, ये राइट दिया गया हर पार्टनर को, उसके पास राइट है कि अगर कोई बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में, तो वो सबको, उसमें सभी का पार्टिसिपेशन होगा, उसमें सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या तो एक पार्टिसिपेट करे या ऑन बिहाफ पे सभी पार्टिसिपेट, मतलब सभी को वहाँ पे एक राइट इमर्ज कर दिया गया है। जो इस तरीके से जो राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस है, जो म्यूचुअल राइट जो दिया गया है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो एग्रीमेंट पे कर रहा है। एग्रीमेंट बेस तो हो सकता है इस एग्रीमेंट में, इस म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू बनाएंगे, उसमें कहा गया कि एक पार्टनर वर्क करेगा ऑन बिहाफ ऑफ अदर, या सभी पार्टनर एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे राइट दिया गया है सभी को पार्टिसिपेशन करने का उस पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में। सेकेंड राइट की हम बात करते हैं। सेकेंड राइट है आपका
राइट टू कंसल्टेड या मेजॉरिटी राइट राइट टू कंसल्टेड क्या है, सेक्शन 12 क्लॉज सी किसकी बात करता है, व्हेन एनी डिफरेंसेस अराइजेस बिटवीन द पार्टनर, जब कोई अगर डिफरेंसेस अराइज आ जाते हैं पार्टनर्स के बीच में, विद रिगार्ड टू द बिजनेस ऑफ द फर्म, इट शैल बी डिटरमाइंड बाय द व्यूज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द फर्म। यहाँ पे याद रखना है मेजॉरिटी के द्वारा हम डिसाइड करेंगे, नॉट द ऑल। अभी हम ऑल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी व्यू और जो ऑल द है, ठीक है, उसमें ऑल ऑफ द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, दोनों में डिफरेंस है। जब किसी पार्टनर से फर्म में कोई डिफरेंसेस अराइज होगा पार्टनर्स के बीच में रिगार्डिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म के बिजनेस को लेकर, तो उसका निर्धारण जो होगा, उसका डिटर्मिनेशन होगा, उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, बाय द मेजॉरिटी के थ्रू किया जाएगा। एंड एवरी पार्टनर शैल हैव अ राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, और हर पार्टनर को ये अधिकार है कि वो एक्सप्रेस कर सकेगा अपनी राय, अपनी ओपिनियन, बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड। जैसा मैटर डिसाइड हो, कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, डिफरेंसेस अराइज हो रहा है, उन सभी मैटर्स पे मेजॉरिटी व्यू, किसका कौन सा व्यू फॉलो किया जाएगा, मेजॉरिटी का व्यू, जिस पे ज़्यादा लोग सहमत होंगे। बट नो चेंजेज इन द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन बी मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बट कोई ऐसा नेचर है जहाँ पे हम, जो एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट की गई थी पर्टिकुलर किसी एक बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, अब उस बिजनेस का नेचर ही चेंज करना चाहते हैं पार्टनर, तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ व्यू नहीं लगेगा, वहाँ कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। इट मीन्स कि अगर उस पार्टनरशिप फर्म में 5 पार्टनर्स हैं, ABCD एंड E, तो उस बिजनेस का नेचर चेंज करने के लिए, उसका पूरा बिजनेस ही चेंज करने के लिए उन 5 की कंसेंट की आवश्यकता होगा। अगर एक ने भी कंसेंट नहीं दिया तो वो बिजनेस का नेचर चेंज नहीं कर सकते। वेयर एज अगर बिजनेस ऑफ द फर्म की हम बात करें, इससे रिलेटेड कोई अदर मैटर्स हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे मेजॉरिटी व्यू को फॉलो किया जाएगा। तो देयर आर 2 डिफरेंट थिंग, कौन सा कब मेजॉरिटी व्यू फॉलो किया जा रहा है, कब कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स की आवश्यकता पड़ रही है। तो सेक्शन 12 क्लॉज सी क्या कह रहा है, एनी डिफरेंसेस अराइजिंग एज ऑर्डिनरी मैटर्स के लिए कनेक्टेड विद द बिजनेस में बी डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। जो ऑर्डिनरी मैटर है उनको कैसे करेंगे, उनको सॉल्व कैसे करेंगे, बाय द मेजॉरिटी के थ्रू करेंगे। जो ऑर्डिनरी मैटर्स हैं उनको हम कर रहे हैं मेजॉरिटी के द्वारा। एंड एवरी पार्टनर शैल हैव अ राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन बिफोर दिस मैटर इज डिसाइडेड, बट नो चेंजेस में बी मेड, यानी कि स्पेशल टाइप का है, स्पेशल कोई मैटर्स हैं, ठीक, इन अ नेचर ऑफ द बिजनेस का नेचर ही चेंज कर दो, इंपॉर्टेंट मैटर है ना, जिस पर्पज़ के लिए रखा गया था, जिस नेचर का बिजनेस था, अगर वही हम चेंज कर दे रहे हैं, तो विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, तो विदाउट द कंसेंट, सभी की कंसेंट हमें आवश्यकता पड़ती है, बिना कंसेंट के नेचर ऑफ बिजनेस हम चेंज नहीं कर सकते है। इज इट क्लियर? ठीक। द नेक्स्ट राइट ऑफ द पार्टनर, राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट द बुक। एक ड्यूटी थी राइट टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स रखना है, भाई खाता पूरा लेखा जोखा रखना है पार्टनरशिप फर्म का। अब राइट भी दिया गया है कि उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 क्लॉज D द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट, उसकी जांच भी कर सकता है, ठीक है, एंड कॉपी एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म, कोई भी बुक्स ऑफ द फर्म हो। इट मीन्स कि एवरी पार्टनर वेदर द एक्टिव हो चाहे वो डॉर्मेंट हो, इट इज़ इंटाइटल्ड टू हैव एक्सेस एनी ऑफ द बुक ऑफ द फर्म एंड टू इंस्पेक्ट एंड टेक आउट द कॉपी, उसकी कॉपी भी ले सकता है। ही कैन एक्सरसाइज दिस पावर आदर पर्सनली, वो इस पावर को जो राइट दिया गया है एक्सेस करने के लिए, देखने के लिए, उसको पर्सनली भी कर सकता है, और बाय द थ्रू द एन एजेंट, जिसको एजेंट अपॉइंट कर भी कर सकता है, प्रोवाइडेड द एजेंट इज रीजनेबल एक्सेप्टेबल टू द अदर पार्टनर्स। द राइट मस्ट बी एक्सरसाइज बोनाफाइडली, और इसको क्या करना है, बोनाफाइडली वर्क करना है, ऐसा नहीं कि अननेसेसरी विदाउट ड्यू डिलीजेंस का काम नहीं करना है। एक जगह एक ड्यूटी रखी, क्योंकि राइट एंड ड्यूटी दोनों और क्या कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के साथ चलती है, यहाँ राइट है वहाँ पे ड्यूटीज़ भी है। तो एक जगह ड्यूटी दी गई कि पार्टनर्स की ड्यूटी है कि वो ट्रू अकाउंट सरेंडर करें, तो दूसरे पार्टनर के पास यही राइट भी है कि अगर उन्हें ज़रूरत है, ठीक है, अगर वो चाहते हैं, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो डॉर्मेंट पार्टनर हो, ठीक है, और एक्टिव डॉर्मेंट पार्टनर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पार्टनर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो ये राइट दिया गया है कि उस फर्म की बुक को, जो फर्म है वहाँ की कोई बुक है, उसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, उसकी कॉपी भी वो परचेज मतलब वो डिमांड कर सकते हैं अदर पार्टनर्स से, ठीक है। देन अनदर राइट इज राइट टू इंडेमनीफाई, सेक्शन 13 क्लॉज E,
सेक्शन 13 क्लॉज ई कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 क्लॉज ई द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द फर्म शैल इंडेमनीफाई अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लाइबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम। वहाँ तो हमने पढ़ा था सेक्शन 13F में कि पार्टनर्स के एक्ट के द्वारा ड्यू नेग्लिजेंट के द्वारा अगर फर्म को लॉस हुआ तो वो फर्म को कंपनसेट करे। बट अगर फर्म की वजह से, फर्म के किसी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर पार्टनर को कोई लॉस हो जाए, पार्टनर्स को कोई क्षतिपूर्ति हो जाए, तो उसका कंपनसेट कहाँ से होगा? अगर किसी पार्टनर को कोई लॉस हो गया तो उसको पार्टनर को वो राइट कहाँ है, वो कंपनसेट कहाँ से करेगा? वो पार्टनरशिप फर्म से अपने आप को कंपनसेट करा सकता है। तो एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द फर्म के थ्रू होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट मेड एंड लाइबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम in the ordinary and the proper conduct of the business of the firm as well as in the performance of an act in an emergency for providing the firm फ्रॉम एनी लॉसेज। अगर किसी पार्टनर्स ने अपने पर्सनल से क्या नाम है प्रॉफिट फर्म को दिलाया, इमरजेंसी में कोई स्पेंड किया, कोई अलग एक्स्ट्रा अमाउंट दिया, ठीक हो, और उससे उसको पार्टनर को लॉस हुआ तो उसको लॉस को कंपनसेट करने के जो राइट मिला है वो कहाँ से मिला है? फर्म से। वो अपने आप को कंपनसेट करा सकता है। देन देयर इज अनदर राइट टू क्लेम रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेक्शन है यहाँ पे 13A, 13B, 13C एंड 13D। जब 13A में बात की गई है राइट टू रेम्यूनरेशन, मतलब यहाँ कहा गया नो पर्सन इज इंटाइटल टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन इन एडिशन टू हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म। मतलब कोई भी पार्टनर को किसी भी तरीके का रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। नो पार्टनर इज इंटाइटल, कोई पार्टनर इंटाइटल नहीं है। अ पार्टनर इज नॉट इंटाइटल टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन अ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। की फर्म में काम कर रहा है उसके लिए कोई से सैलरी दी जाए, कोई रेम्यूनरेशन दिया जाए, अनलेस अगर कहीं कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया, क्योंकि सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्टेड लिखा है अगर हम देखते हैं बेयर एक्ट में, तो मतलब कि अगर पार्टनर्स ने, क्योंकि ये म्यूचुअल राइट है ना, और म्यूचुअल राइट को कैसे डिसाइड करेंगे? बाय द वे ऑफ एग्रीमेंट। अगर पार्टनर्स ने एग्रीमेंट में लिख दिया गया कि हाँ हर पार्टनर को हर मंथली इतना पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, वैलिड। बट जनरल क्या है, बेयर एक्ट में क्या है, अगर नहीं लिखा है तो किसी पार्टनर को वो एंटाइटल्ड नहीं है इस चीज़ के लिए कि वो रेम्यूनरेशन इन एडिशन, किसके एडिशन में? जो शेयर मिल रहा है प्रॉफिट के उसके एडिशन में वो क्लेम करे, अनलेस वैलिड बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, जब तक कि उसे एग्रीमेंट में मेंशन ना कर दिया जाए। द पार्टनर कैन क्लेम ए रेम्यूनरेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन सच रेम्यूनरेशन इज पेबल अंडर द कंटिन्यू यूसेज ऑफ द फर्म। अगर कोई यूसेज है, कस्टम है, तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज वो कोई भी रेम्यूनरेशन, कोई भी सैलरी को क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन है सेक्शन 13 क्लॉज बी किसी बात करता है, कहता है राइट टू शेयर प्रॉफिट। द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर equally in the profit earned and shall contribute equally to the losses sustained by the firm। इक्वल राइट है, सेक्शन 13B में दिया गया है कि पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट अर्न एंड सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू द लॉसेज। प्रॉफिट लॉस दोनों को ही वो शेयर करेंगे, सस्टेन्ड बाय द फर्म इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं लिखी है कितना शेयर को लॉस बेयर करना है, प्रॉफिट को लॉस करना है, तो वो इक्वली, अगर कुछ परसेंटेज डिसाइडेड किया गया जिसका जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया अगर उसके अकॉर्डिंग उसको बेयर करना है, तो एज पर द टर्म एंड कंडीशन विच इज मेंशन इन द एग्रीमेंट। अगर नहीं लिखा है तो प्रॉफिट और लॉस को कैसे शेयर करेंगे? वो इक्वली करेंगे। द अमाउंट ऑफ अ पार्टनर शेयर कैन बी असर्टेन फ्रॉम द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो शेयर का अमाउंट है, लॉस का अमाउंट है, उसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया जाए। अदरवाइज अगर नहीं मेंशन किया गया है तो एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वो कैसे प्रॉफिट और लॉस को कैसे शेयर करेंगे? इक्वली शेयर करेंगे। यहाँ हेयर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन इक्वली शेयर, इक्वली इधर प्रॉफिट और लॉस, ठीक। फिर बात आती है सेक्शन 13 क्लॉज सी की, राइट टू इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल, ठीक है। वेयर अ पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। वो प्रॉफिट से होगा कि इफ़ अ इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल सब्सक्राइब बाय, अगर कोई कैपिटल सब्सक्राइब किया गया है, दिया गया है पार्टनर्स के द्वारा, इज पेएबल टू हिम, तो उसे वो कहाँ से मिलेगा? उस पर इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कहाँ जाएगा? पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा, वो पेएबल होगा आउट ऑफ द प्रॉफिट। वो प्रॉफिट से ही उसे पे ऑफ किया जाएगा। एज अ जनरल रूल क्या है कि जो इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल है सब्सक्राइब बाय द पार्टनर इज नॉट अलाउ, वो अलाउ नहीं होता अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट ऑन यूसेज टू द इफेक्ट। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तब तक नहीं दिया जाएगा, ये जनरल रूल है। बट इसका एक्सेप्शन देखने को हमें मिलता है
कि जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया अगर उस पर इंटरेस्ट पे ऑफ करना है तो वो कहाँ से होगा, वो पेएबल होगा ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट। ठीक, तो दीज आर द सम राइट एंड ड्यूटीज विच आर गिवन अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इन सबको हम लोगों ने आज इन डिटेल में डिस्कस कर लिया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है, व्हाट आर द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स गिवन इन अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को, आगे के फर्दर के चैप्टर को और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।